रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई और मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। क्या आप पहले से मौजूद OCR ऐप से संतुष्ट नहीं हैं? क्या टेबल्स और मैथमेटिक कंटेंट आपके लिए एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं था? क्या आप वीडियोस में मौजूद ट्रांसक्रिप्शन और टेक्स्ट को एक्सेसिबल फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं? या क्या आप कुछ सीखना या अपनी प्रतिभा का विकास करना चाहते हैं? आज ही डाउनलोड करें iSTEM ऐप। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाएं और टाइप करें I-STEM। iSTEM पोर्टल को अपने वेब ब्राउजर पर इस्तेमाल करने के लिए अपने वेब ब्राउजर में जाएं और टाइप करें portal.istemai.com portal.istemai.com। जी दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से आपका स्वागत। हम पिछले सप्ताह के लिए माफी चाहते हैं कि किन्हीं कारणों के साथ हम शो लेके नहीं आ पाए, लेकिन इस बार हम बिल्कुल तैयार हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड ग्रांट्स टू सच इंस्टीट्यूशन। यानी ये इंस्टीट्यूशन के बारे में चैप्टर होने वाला है। बहुत ज्यादा चैप्टर 9 के ऊपर बात होती नहीं है। तो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं हमेशा की तरह अन्नावरम सर, जो एक सोशियोलॉजिस्ट है, एकेडमिक है और डिसेबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स पर अपनी राय रखते हैं। अन्नावरम सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच। तो चैप्टर 9 पर हम अन्नावरम सर पहुंच गए हैं। तो ये चैप्टर इंस्टीट्यूशन के बारे में लगता है जैसे ऊपर ऊपर से हम पढ़ रहे हैं। क्या ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है? देखिए, ये बात मानना पड़ेगा, इंडिया में या हो या दुनिया कहीं देश में राज्य में देखिएगा, डिसेबिलिटी पर जो काम होती है 75 to 80% ऑफ द वर्क, रियल वर्क हैपन्स आउटसाइड द गवर्नमेंट। उसका मतलब है नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस 70 to 80% काम करते हैं, स्कूल से लेके आपको रिसोर्स सेंटर्स तक, यहाँ की आपकी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस तक, ज्यादा से ज्यादा काम आउटसाइड द गवर्नमेंट होती हैं। अगर ये बात आप मानेंगे तो जरूर ये चैप्टर इम्पोर्टेंट होगी। और लेकिन ये चैप्टर बहुत कम डिबेट क्यों किया गया है? बहुत कम इस चैप्टर के बारे में सुनने को मिलता है। सही बोल रहे हैं आप। ये एक बात यही होती है कि जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज ऑफ दिस चैप्टर, जो स्टेक होल्डर्स होती है, वो लोग कई कारणों से, वो लोगों के लेजिटिमेट कारण है, कई कारणों से बाहर आके इसके ऊपर डिबेट करने की तैयार होते नहीं है, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डे इन एंड डे आउट डील करने वाले होते हैं। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्निशन लेके जो फंडिंग लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से चाहिए
या स्टेट गवर्नमेंट में हैंडीकैप डिपार्टमेंट से, डिसेबल डिपार्टमेंट से लेके जो भी बोलेंगे, जो इंस्टीट्यूशंस एक्चुअल मैनेज करने वाले होते हैं, वो लोग हमेशा आके कभी भी बहुत कम बात करते हैं। लेकिन अगर वो लोगों से बैठ के बात करेंगे तब पता चलेगा इस चैप्टर की क्या लिमिटेशंस है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। आप सही हैं, क्योंकि जो एक्टिविस्ट्स जो बाहर होके एसोसिएशंस वगैरह रन करते हैं, वो लोगों के लिए एक चैप्टर नहीं है। जो इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं वो लोगों के लिए है। वो लोगों तो स्टेक होल्डर्स है, वो आके बागे बाहर बैठ कर इतना ज्यादा बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिसनर्स के लिए भी, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे भी एक्ट के बारे में जानते हैं वो चैप्टर 8 तक है। उनको लगता है कि अब एजुकेशन भी कवर हो गई, एम्प्लॉयमेंट भी कवर हो गई, तो अब हमारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन आगे जो चैप्टर हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं हमारे लिए भी, और बिल्कुल नए होने वाले हैं। बहुत सारी जानकारियां हमारे लिए नई होने वाली है। तो चलिए सर, सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 49 कहता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और सेक्शन 50 है रजिस्ट्रेशन। ये किस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात कर रहा है, हमारे लिसनर्स को बताएं। 2-3 चीजें हम साफ करना चाहेंगे। पहली बात, हमेशा तरह इस कानून की ये चैप्टर 9 है। इसमें इसी चैप्टर पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में चैप्टर 10 है, एक संख्या बढ़कर उसमें है। अगर दोनों कंपेयर करके हमेशा तरह आपके लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए हम पहले इस सेक्शंस को पूरा जोड़ के आपके सामने हम आते हैं, क्योंकि आपको जितना पॉसिबल है उतना ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दें और थोड़ा एनालिसिस भी उस पर डालें, नजर डालने के लिए। इसीलिए हमेशा तरह आज भी हम दोनों चैप्टर्स को, चैप्टर 9 इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 एंड चैप्टर 10 इन पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, दोनों को कंपेयर करके आपके सामने आए हैं। देखते हैं कहां तक वो सिमिलर है या डिसिमिलर है वो। लेकिन वो बात कहने से पहले ये कहने दीजिए कि जो आप चैप्टर 9 इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो आपको दिखेगी यहाँ पे, सेक्शन 49 से लेके सेक्शन 55 तक, उसी चैप्टर, उसी प्रोविजंस 1995 एक्ट में आपको चैप्टर 10 में दिखेगा, सेक्शन 50 लेके सेक्शन 56 तक। आपको यहाँ तक को समझ में आया होगा कि ताकि एक चैप्टर की सिमिलैरिटी ये नहीं है, फिर भी सेक्शंस भी इसमें ही चैप्टर सेक्शन 6 सेक्शंस है 49 से लेके 55 तक, उसमें है सेक्शन 50 से लेके 56 तक। उसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोविजंस आपको 1995 से ही लिया गया है, कोई इतना नया नहीं है। उसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरा नहीं है, नया है, लेकिन उसका मतलब सब्सटेंस ऑफ द प्रोविजंस इन दिस चैप्टर आर टेकन डायरेक्टली फ्रॉम 1995 एक्ट। लेकिन 1995 एक्ट आने से पहले ऐसे कोई प्रोविजन नहीं था। जो भी डिसेबल्ड लोगों के लिए काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस थे उस समय पे, नॉन गवर्नमेंटल ये इंस्टीट्यूशंस होते थे, उसको रेगुलेशन, वो एक सिस्टमैटिक रेगुलेशन नहीं था। सो पहली बार इंडिया में आपको डिसेबल्ड लोगों को लिए काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलेशन आया 1995 एक्ट में, एक्ट के जरिए। सो अगर उस तरह देखें तो हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, सेक्शन 49 या सेक्शन 50 इन पीडब्ल्यूडी एक्ट, क्योंकि दोनों एक कंटिन्यूएशन है कि एक स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों के ऊपर एक जिम्मेदारी रखी गई है। ये कहने दीजिए आपको, इस सेक्शन, ये एक्ट ने तो सेंट्रल गवर्नमेंट किया, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर ऑन रिकग्निशन ऑफ इंस्टीट्यूशन इज प्योरली फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स। ये सेक्शन में जो भी, ये चैप्टर में जो भी प्रोविजंस होगा, ये पूरा प्रोविजंस राज्य सरकारों ने इंप्लीमेंटेशन करेंगे। केंद्र सरकार की उसमें कोई इतना लेना देना नहीं है, लेकिन कानून तो बनाया केंद्र सरकार, लेकिन प्रोविजंस पूरा अप्लाई होगा आपको राज्य सरकारों की। हर एक राज्य सरकार ने सेक्शन, एज पर सेक्शन 49, मैं पीडब्ल्यूडी एक्ट की तो मैं भूल जा रहा हूं, लेकिन जहां इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो उसका याद दिला देंगे। लेकिन अब आरपीडब्ल्यूडी की एक्ट के ऊपर बात करेंगे। राज्य सरकारों को एक जिम्मेदारी है एज पर सेक्शन 49 कि भाई इस चैप्टर के लिए
मतलब जो भी रिकग्निशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जरूरत है। उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, कौन रहेगा, वो राज्य सरकारों ने तय करके नोटिफाई करना होगा। यूजुअली होते हैं इस सेक्शन पर डिस्ट्रिक्ट में, जो जिले में होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर डिसेबल वेलफेयर, जो जिले की एमडी के अंदर, डीएम के अंदर जो काम करते हैं, उसको नोटिफाई करते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्योंकि जो सर्टिफिकेशन, ये पूरी रिकग्निशन की बात है इंस्टीट्यूशंस की, तो यूजुअली वो जिले में काम होती है, स्टेट लेवल पे काम नहीं होता है। ये रिकग्निशन ऑफ सर्टिफिकेट्स, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, पूरा जो भी काम है, तो यूजुअली ये असिस्टेंट डायरेक्टर डिसेबल वेलफेयर या हैंडीकैप्ड वेलफेयर जो भी कहेंगे, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं, उसको नोटिफाई करते हैं। 1995 में ज्यादा हम यही देखे थे, और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में भी उसी कंटिन्यूएशन हो रहा है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी mentioned in our section 49 therefore is someone who is an assistant director at the level of in the district level. तो बेसिकली जो हमारा सोशल वेलफेयर ऑफिस होता है, उसकी जो डिस्ट्रिक्ट की ब्रांचेस होती है, जो उसके हेड होंगे, कई जगह पे उन्हें डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ऑफिसर कहा जाता है, कहीं उन्हें डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर कहा जाता है, तो वो जनरली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। आप ये कह रहे हैं जी, लेकिन उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करके नोटिफाई करते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकालना होगा। यूजुअली होते हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं। तो इससे पहले कि हम सेक्शन 50 पे जाएं, तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, इसका काम क्या है? सिर्फ रजिस्ट्रेशन को देखना कि क्या इंस्टीट्यूशन की जो रजिस्ट्रेशन है वो सही है या गलत है, उन्हें कैंसिल करना है, क्या यही काम है या इसके अलावा भी कोई काम होता है? जो भी हम अगले सेक्शंस में डिबेट करने वाले चीजों हैं, वो चीजें पूरा जो भी चीजें होते हैं, वो सब इसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जूरिसडिक्शन पर आएंगे, मतलब इसी अथॉरिटी। सो सेक्शन 50 आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे जाने से पहले एक कंफ्यूजन दोस्तों में मुझे फोन करके बहुत लोग दोस्त पूछते हैं, भाई इसका मतलब ये है कि ठीक है, सेक्शन 50 मतलब मे बी एज पार्ट ऑफ दैट सेक्शन, लेट मी पुट दैट, सेक्शन 50 कहते हैं नो पर्सन कैन रन एन इंस्टीट्यूशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी विदाउट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वेरी सिंपल बात है, आप डिसेबल्ड लोगों के लिए जो भी इंस्टीट्यूशन है, बिना इस एक्ट के अंदर, इस सेक्शन के अंदर सर्टिफिकेट ना लेते हुए आप कोई इंस्टीट्यूशन नहीं अमल कर सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। आप अगर कोई डिसेबल्ड लोगों के लिए कोई इंस्टीट्यूशन आप चलाना होगा, को जरूर आपको सर्टिफिकेट लेना होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के तरफ से। इसका मतलब क्या है? पहली है कि एक कंफ्यूजन होती है दोस्तों, बहुत दोस्तें, मेरा दोस्त फोन करके पूछते हैं कि भाई इसका मतलब ये क्या? इसका मतलब है कि हम एक नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ है, इसका मतलब है कि हम बिना सर्टिफिकेट एनजीओ नहीं चला सकते हैं? नहीं, वो कंफ्यूजन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एनजीओ के बारे में नहीं है। दिस सेक्शन एंड दिस चैप्टर इज नॉट अबाउट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पर से, क्योंकि एनजीओ एक बड़ी ब्रॉड कैटेगरी है। मतलब एनजीओ में एक ट्रस्ट आ सकती है, एक एसोसिएशन आ सकती है, एक सोसाइटी आ सकती है, ये सब पूरा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आप एक थिंक टैंक चला सकते हैं, ये सब सर्टिफिकेट लेने की जरूरी नहीं है। इसीलिए एक केयरफुली वर्डिंग किया गया था कि नो पर्सन कैन रन एन इंस्टीट्यूशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इंस्टीट्यूशन क्या है? एक स्कूल हो सकती है, एक हॉस्पिटल, डिसेबल्ड लोगों के लिए एक सेपरेट काउंसलिंग सेंटर हो सकती है, एक हॉस्टल हो सकती है, एक स्कूल हो सकती है। जो भी आप सर्विसेज देने के लिए इंस्टीट्यूशन होंगे, वो आपकी इस डेफिनेशन पे आएंगे, वो आप नहीं कर सकते। मतलब आप स्कूल रन नहीं कर सकते हैं। एक हॉस्टल अगर आप एस्टैब्लिश करना है तो एक सर्टिफिकेट लेना होगा। अगर आप ये एक सेंटर, डे केयर सेंटर रन करना है, जरूर आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 51 और 50, दोनों सेक्शंस के अंदर।
लेकिन अगर आप ये कोई एनजीओ का शुरू किया, वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड एसोसिएशन, और वो लोग, आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अंदर, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस रन करने वाले बहुत ऐसे ही एकदम इंस्टीट्यूशंस शुरू नहीं करेंगे, इंस्टीट्यूशन के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कोई ऑब्लिगेशन होगा, उसी ऑब्लिगेशन के जाते हुए आप एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करेंगे। आपकी सर्टिफिकेट देयरफॉर इज नॉट अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन बट अबाउट द इंस्टीट्यूशन। जब तक आपके पास सर्टिफिकेट है तब तक आप इंस्टीट्यूशन को रन कर सकते हैं। अगर आपके सर्टिफिकेट नहीं है, इंस्टीट्यूशन रन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन रन हो सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट से कुछ लेनी देनी नहीं है। तो अगर आप कोई, अगर मैं पठानकोट में उड़ान एम्पावरमेंट ट्रस्ट का कोई इंस्टीट्यूशन चलाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वहां से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। दैट इज वन। नाउ देयर आर एक्सेप्शन टू दिस रूल। 2 एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन, अगर आप कोई मेंटली पर्सन्स विथ मेंटल डिसेबिलिटी के लिए कोई इंस्टीट्यूशन रन कर रहे होंगे, तब आप इस एक्ट के अंदर नहीं आएंगे। सेक्शन 50 एक साफ सीधा कहा, प्रोविजन टू सेक्शन 50 में आपको साफ सीधा लैंग्वेज में है, वो आपको लाइसेंस लेना होगा एज पर मेंटल हेल्थ एक्ट। इससे पहला मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 होती थी, अब तो मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस हेल्थ केयर एक्ट 2017 जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आने के बाद 1 साल के बाद आई थी, उसके प्रोविजंस के अंदर आपको लाइसेंस लेना होगा। वो सर्टिफिकेट नहीं कहते हैं। जो पर्सन्स विद मेंटल डिसेबिलिटी के लिए कोई आप होम रन करेंगे, स्कूल रन करेंगे, हॉस्पिटल रन करेंगे, डे केयर सेंटर रन करेंगे, उसके लिए एक सेपरेट लाइसेंस लेना होगा, वो अंडर दैट एक्ट। So then you will not come under this act. That has to be very, very careful. You don't have to apply for a certificate under this act. Then you will have to need a certificate under the Mental Health Act. If your organization is exclusively for persons with mental disabilities. Number 2, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं डायरेक्टली, स्कूल्स, अगेन schools, hostels, residential facilities, training centers, rehabilitation centers, जो भी directly run by the government, या state government हो या central government हो, then you don't need a certificate. Or those organizations can run by the government directly, they don't need a certificate. उसका मतलब ये नहीं है अगर आप एड ले रहे हैं, इसके लिए थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहेंगे, अगर आप यू आर एन एडेड इंस्टीट्यूशन, you are receiving 100% funding from the government, but you as an NGO running the institution, then you need a certificate. ये नहीं कहना कि इसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए परमिशन नहीं है, इसीलिए हमको भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एडेड है, नहीं. Perhaps your aid, जो भी grants and aid होगी आपको, आप जो that grant and aid will perhaps be dependent on your certificate. फर्स्ट रिक्वायरमेंट, अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं, कोई एड के लिए अप्लाई करेंगे, पहले रिक्वायरमेंट होगी कि आप ये इस सेक्शंस के अंदर आपको सर्टिफिकेट आपके पास रहना होगा. सो देयरफॉर द एग्जम्पशन इज ओनली फॉर द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस रन प्योरली बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स, एंड देन ऑफ कोर्स मेंटली पर्सन्स विद मेंटल डिसेबिलिटी. ये दोनों कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूशंस को बाहर करते हुए जो भी अदर इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब इसके अंदर एक सर्टिफिकेट लेना होगा. दैट इज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट. नाउ मूविंग फर्दर सब्सिक्वेंटली, नाउ व्हाट यू नीड बाय दिस, इफ यू आर रनिंग एन इंस्टीट्यूशन, डिसेबल्ड के लिए इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं, एक प्रोफार्मा होगी, स्टेट गवर्नमेंट तय करेंगे, उस प्रोफार्मा के अंदर आपको अप्लाई करना होगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा. इन 1995 एक्ट जब आई थी पहली बार, उस समय पे एक प्रोविजन था कि जो भी ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उस समय पे, वो लोगों को 6 महीने की एक विंडो पीरियड दी गई थी. भाई आप 6 महीने तक आपकी इंस्टीट्यूशन को आप रन करो, लेकिन इस 6 महीने के अंदर आप सर्टिफिकेट लेना होगा.
आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में ऐसी प्रोविजन कोई मेंशन नहीं की गई है, लेकिन उसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर एक रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, वो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए आपकी रेंज टाइम है, तो आप वैलिडिटी ऑटोमेटिकली चल सकते हैं। लेकिन उस पीरियड होने के बाद इस आरपीडब्ल्यूडी के अंदर फिर आपको रिन्यू करना होगा। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि एज पर इफ यू अगर गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्ट, उसमें एक साफ सीधा कहा गया था जो भी 1995 एक्ट में प्रोविजंस हैं, वो प्रोविजंस ऑटोमेटिकली डीम्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस एक्ट। मतलब जो भी अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी आपके मेडिकल सर्टिफिकेट है पीडब्ल्यूडी के एक्ट के अंदर, वो तो वैलिड है। इसी तरह आपके पास अगर इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू रन एन इंस्टीट्यूशन अंडर पीडब्ल्यूडी एक्ट अगर आपके पास है तो वो वैलिड है, लेकिन जब तक वैलिड होगा तब तक उसकी वैलिडिटी उस एक्ट पर है। लेकिन जब वैलिडिटी हो जाएगी तब यू हैव टू कम बैक एंड टेक अप्लाई फॉर अ सर्टिफिकेट अंडर दिस एक्ट। नाउ इन 1995 एक्ट एक फ्लेक्सिबिलिटी था। आप रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद जितने समय तक देना है उतना समय, वो कोई एक डेफिनेट पीरियड नहीं दिया गया था। वो एक्सपीरियंसेस को लेके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में थोड़ी सी बदलाव ला गई थी। दैट यू कैन सी इन सेक्शन 51। आप कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू रन एन इंस्टीट्यूशन आप अप्लाई करेंगे तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको 90 डेज में सर्टिफिकेट देना होगा। मतलब 3 महीने के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिलना है। अगर सर्टिफिकेट मिलने की कोई अगर सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगी आपको, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिसाइड करेंगे कि भाई आपको सर्टिफिकेट हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपके XYZ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो कंडीशंस आप मीट नहीं कर पा रहे हैं, उसको आपको रिटर्न फॉर्म में देना होगा। दिस इज वेरी क्लियरली रिटन इन द एक्ट। इसकी कोई चेंजेस स्टेट गवर्नमेंट नहीं ला सकता। राज्य सरकारों के पास इस प्रोविजंस को चेंज करने की कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली एक्ट में लिखा गया। क्या लिखा गया है कि आपको भाई 3 महीने में आपको रिस्पॉन्ड करना होगा, या आपको सर्टिफिकेट इश्यू करो। अगर सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए आपके कोई ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शंस 3 महीने के अंदर ही एप्लीकेंट को बता दो। एंड ऑल दैट हैज टू हैपन इन रिटन। ऐसा नहीं है कि फोन करके बता दिया भाई आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, नहीं, वो नहीं चलेगा। ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, कानून में ही साफ सीधा लिखा गया है कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन आप देना है वो आप रिटन में ही देना होगा। ऑर्डर करना पड़ेगा, ऑर्डर पास करना पड़ेगा कि भाई आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगी। वो ऑर्डर पास करने से पहले एप्लीकेंट हैज अ राइट टू बी हर्ड कि आपको सर्टिफिकेट इसीलिए नहीं दे पाएंगे करके आप XYZ कारण बता दो। उस कारण को फिर जवाब भी देंगे एप्लीकेंट। हर्ड, राइट टू बी हर्ड का मतलब ये होता है हमेशा लीगली आप कारण बता देना होगा और इस कारण को फिर जवाब देने की अधिकार भी होगा एप्लीकेंट के पास। ये दोनों इस सेक्शन में साफ सीधा लिखा गया था कि एप्लीकेंट हैज अ राइट टू बी हर्ड। सो राइट, यस। तो आप ये पूरी प्रोसेस आपको 3 महीने में होना कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज हुई कि टाइम बाउंड कर दिया। पहले टाइम बाउंड कर दिया, जिससे ज्यादा परेशानी नहीं होगी जो भी इस कोर्स के लिए कुछ करना चाहेगा तो। और सर्टिफिकेट की एक परफॉर्मे की बात में कहा है, वो जो यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट, इसीलिए हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि भी स्टेट गवर्नमेंट रूल्स फॉर्म करना इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है कि ये प्रिस्क्रिप्शन जिस तरह क्या फॉर्मेट होगी वो फॉर्मेट यूजुअली रूल्स में पब्लिश होना होती है। बहुत सारे राज्य सरकारों ने आपके पास ये प्रोफार्मा अभी नहीं है, इस चैप्टर चालू हो नहीं पा रहा इसीलिए कि रूल्स नहीं आया। जब रूल्स आएंगे, रूल्स में आपको 2 प्रोफार्मा इस सेक्शन के अंदर लाना पड़ेगी। एक प्रोफार्मा है एप्लीकेशन टू अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दूसरी है सर्टिफिकेट इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि अगर ये आप पंजाब में हैं या यूपी में हैं
यूपी में एक जिले में आपको एक तरह का सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरी जिले में और दूसरी तरीका, ऐसा नहीं होना है। हर एक स्टेट में एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए और यूनिफॉर्म फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जिस तरह सर्टिफिकेट इशू करेंगे स्टेट पूरा एक ही फॉर्मेट होना है, वो फॉर्मेट स्टेट गवर्नमेंट ने इशू करना होगा, नोटिफाई करना होगा। सो योर सर्टिफिकेट एंड योर एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट, बोथ ऑफ देम शुड बी notified by the state government, not by the competent authority. The job of the competent authority is only to see the format and issue the certificate in a given format. So that is a very very important. चलिए, तो काफी चीजें क्लियर हुई। आगे चलते हैं। आगे है सेक्शन 51, एप्लीकेशन एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और सेक्शन 52 है रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। Yes. पहली बात यह है कि जब आप सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं, और दो तीन बातें हैं सेक्शन 51 में। जब आपको सर्टिफिकेट मिलती है, उस सर्टिफिकेट में वैलिडिटी भी बताते हैं कि भाई आपको वैलिडिटी 5 साल होगी, यूजुअली 5 इयर्स या 3 साल होगी। उस 3 साल या 5 साल होने से 2 महीने से पहले आपको रिन्यू प्रोसेस शुरू करना होगा। सर्टिफिकेट देंगे आफ्टर यू विद इन 90 डेज आफ्टर योर एप्लीकेशन, लेकिन जब रिन्यूअल की बात आती है विद इन 60 डेज, अगर आपको फरवरी के लास्ट में अगर आपकी सर्टिफिकेट वैलिडेशन खत्म होने वाली है, आपको जनवरी में ही आप प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। 60 डेज के अंदर ही प्रोसेस शुरू करना होगा। सो दैट इज ऑल्सो अगेन स्टैट्यूटरी प्रोविजन। एप्लीकेंट्स डोंट हैव एन ऑप्शन। देन अगेन द प्रोसेस बिगिंस। रिन्यू करना है या नहीं करना है वो लोग डिसाइड करेंगे। अगर नहीं रिन्यू करना है तो आपको बता भी देंगे। दैट इज वन। सेकेंडली, आपको सर्टिफिकेट इश्यू करने के बाद इस सर्टिफिकेट कॉपी को एक कंस्पिक्यूअस स्पेस पर नोटिस बोर्ड पर दिखाना होगा। ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट ले लिया और कहीं आपका फाइल में रख दिया, आपके पास नहीं है। ठीक है, फाइल पे रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कॉपी आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। कंस्पिक्यूअस प्लेस का मतलब जो बाहर सब लोगों को जैसे दिखे उस जगह पर। यह प्रोविजन अगेन पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में नहीं था। आपको ऐसा डिस्प्ले करने की जरूरी नहीं था। ऐसा प्रोविजन कानून में नहीं लिखा गया कम से कम, लेकिन इस कानून में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में साफ सीधा लिखा गया भाई आपको डिस्प्ले करना होगा। अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, अगर ऑफिस है तो ऑफिस में आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा, सो दैट पीपल वुड नो दैट योर इंस्टीट्यूशन हैज अ रिकग्निशन by the government. That's one very very important one. We see it, of course, people doing it, but that's an important requirement. Interesting part is, as go by section 53(2), आपको कभी भी revocation of certificate, मतलब आपको जो सर्टिफिकेट दिए हैं उस सर्टिफिकेट को जब ऐसी कभी राज्य सरकार को लगता है कि भाई आपको सर्टिफिकेट के अंदर सर्टिफिकेट को रेवोकेट करना है, मतलब कैंसिल करना है, अगर राज्य सरकार को कैंसिल करना होगा तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 2 कंडीशन में इस कैंसिलेशन पॉसिबल है। वो 2 कंडीशन भी कानून में साफ सीधा लिखा गया। ये पहली कंडीशन होगा जब आप अप्लाई करते समय पर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया, मटेरियल फॉल्स इंफॉर्मेशन, एक कारण हो सकता है। दूसरी कारण है जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपको जिस टर्म्स एंड कंडीशन पर सर्टिफिकेट दी गई है उस टर्म्स एंड कंडीशन को अगर आप वायलेट करते हैं, फॉलो नहीं कर पाए, तब सिर्फ दो ही कंडीशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज गवर्नमेंट ऑफिसर्स डोंट हैव टू मच ऑफ अ लिबर्टी टू कैंसिल योर सर्टिफिकेट। राइट। यू ओनली दीज 2 कंडीशन। सो इसका मतलब ये भी है कि एप्लीकेंट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल in providing information at the time of application, क्योंकि फॉर ये एग्जांपल तो जनरली सब केस में होता ही है ना, ये 2 चीजें कि आप किसी भी जगह पे अगर जो टर्म्स एंड कंडीशन आपको दी गई है उसको वायलेट करते हो तो ऑब्वियसली आपकी रेवोकेशन होगी। जी, यस, लेकिन क्योंकि डिसेबिलिटी की सेक्टर में हमेशा ये आती है कि ये कंडीशंस को मतलब बाहर रखते हुए, ना केयर करते हुए, both that many times officers go on their own free whims and fancies
एंड कीप जो डराते हैं इंस्टीट्यूशंस को रन करने वालों को। इसी का कारण ये भी एक बड़ी कारण है कि लोग इंस्टीट्यूशंस की मैनेजर्स बाहर आके बात नहीं करते हैं। हम इसीलिए उसकी एम्फेसाइज करना चाहेंगे कि भाई ऐसी कोई स्थिति नहीं है। There are only two conditions under which your institute certificate of registration can be cancelled. A is false information. B, your failure to adhere to the terms and conditions set out in the certificate. बिल्कुल। सेक्शन 53 अपील। Exactly. और सेक्शन 54 कहता है कि एक्ट नॉट टू अप्लाई टू इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश्ड और मेंटेन्ड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इसकी बात हम ऑलरेडी की गई है, लेकिन फिर एक बार आएंगे। लेकिन सेक्शन 53 इज अगेन एज एन इम्पोर्टेंट वन। उसका मतलब ये है कि आपको अपील की थोड़ी सी डिफरेंस है। आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हम पहले आपको बताए हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यूजुअली डिस्ट्रिक्ट पे होती हैं जो आपको सर्टिफिकेट देने वाले हैं। आपको अपील दो सिचुएशंस में अपील हो सकती है। अपील आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास नहीं करेंगे। अपील करने वाले अथॉरिटी, अपेलेंट अथॉरिटी यूजुअली हम कहते हैं। अंडर दिस चैप्टर अपेलेंट अथॉरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यूजुअली ये होती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज द डायरेक्टर ऑफ द डिसेबल वेलफेयर और सोशल वेलफेयर। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है आपकी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, लेकिन कॉम्पिटेंट अपेलेंट अथॉरिटी है डायरेक्टर, जो अगर एंड अपील इज अंडर टू सर्कमस्टांसेस। वन, जब आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर 90 डेज में आपको रिटर्न में ये कहा गया कि भाई हम आपको सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे, नहीं देंगे, देन यू कैन कम फॉर अपील। नंबर 2, अगर आपकी सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं कर पाए, देन यू कैन ऑल्सो कम फॉर अपील। ऑफ कोर्स द थर्ड, अगर आप रेवोकेट किए सर्टिफिकेट, आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल किए हैं, उस समय पे भी आप अपेलेंट अथॉरिटी के पास आ सकती हैं। और अगेन द प्रोसेस इज दैट अपेलेंट अथॉरिटी अगेन हैव टू गिव यू राइट टू हियर। अपेलेंट अथॉरिटी आपको केस डिसाइड करेगी, और हो सकती है एक बार, ये कम चांसेस है लेकिन होती है हमेशा कि डिस्ट्रिक्ट में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डिसीजन को ओवरराइड करते हुए अपेलेंट अथॉरिटी आपको आपके फेवर में डिसीजन ले सकती है कि सर्टिफिकेट रेन्यूअल हो सकती है, नया सर्टिफिकेट दे सकती हैं, लेकिन आपके पास एक अपेलेंट पावर है। ये एक्ट में ये भी कहा गया कि अपेलेंट अथॉरिटीज डिसीजन इज फाइनल, यहीं तक ही आप आ सकते हैं। उसके बाद देयर इज नो अदर रेमेडी फॉर यू टू चैलेंज। सो अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं देंगे, रिन्यू नहीं करेंगे या रेवोकेशन करेंगे, देन यू कैन कम अप टू हियर। बट इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी रन करने वालों के लिए एक मजबूत बात है, दैट आई थिंक वी हैव टू टेल यू दैट। वन इज, अगर आप इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी चला रहे हैं और सडनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपकी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया, या आप रिन्यू के लिए अप्लाई किए हैं लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने रिफ्यूज किया, यूजुअली अगर जो डेट ऑफ रिफ्यूजल या डेट ऑफ रिफ्यूजल टू गिव यू द रिन्यूअल और सर्टिफिकेट, ये होते हैं इंस्टीट्यूशंस आपको सडनली काम करना बंद करना होता है। सो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या आप एक स्कूल रन कर रहे हैं, अब दिसंबर जनवरी में आपकी सर्टिफिकेट रेवोकेट कर दिया गया, क्या करेंगे आप? बच्चों को लिए तो बाहर नहीं भेज पाएंगे। तो इसीलिए एक एनेबलिंग प्रोविजन है। इमीडिएटली अगर आप अपील करेंगे अपेलेंट अथॉरिटी को, तब आपकी कैंसिलेशन इमीडिएटली इंप्लीमेंट नहीं होगा। तब तक सर्टिफिकेट अपेलेंट अथॉरिटी फाइनल डिसीजन नहीं लेती है, तब तक आपकी सर्टिफिकेट वैलिड होगा। लेकिन जिस डेट पर आपकी सर्टिफिकेट जो
अपेलेंट अथॉरिटी डिसीजन लेती है उस डेट से आपकी कैंसिलेशन अमल में आएगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि अगर ज्यादा देर कर दिया आपने देन यू हैव अ ट्रबल ऑफ कैंसिलेशन. So appellant power is very, very important, at least for those institutions which are already running. For some reason, of course, this often happens. If there is a tussle between the managers of an institution and the competent authority, for some reason, if you think that you are being unjustly treated, this is one important provision. Then you can directly appeal. अगर आपकी अपील एक्सेप्ट की है, जब तक आपकी अपील डिसाइड ना किया गया तब तक आपकी सर्टिफिकेट वैलिड है. अगर रेवोकेशन कैंसिलेशन जो भी होगा, अपेलेंट अथॉरिटी भी कैंसिल करने की डिसीजन लिए है, तो तब उस डेट से आपकी कैंसिलेशन अमल में आएगा. अगर आपकी फेवर पे अगर डिसीजन आया तो ऑफ कोर्स दैट्स देन ऑल द मोर गुड, देन यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द कैंसिलेशन. सो द appellant power, the power of appeal, the right to appeal in this section is very, very important, therefore, at least for those institutions which are already in place. Yeah, so एक बात है, जो भी provisions इस chapter में है, उसकी provisions या certificate of registration, cancellation, revocation जो भी है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा रन किए जाने वाले institutions की applicable नहीं है. जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई इंस्टीट्यूशंस चलाती है, वो ऑफिसर्स, वो ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिपार्टमेंट्स इस चैप्टर के अंदर अप्लाई करके सर्टिफिकेट लेने की जरूरी नहीं है. वो लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी. 54 सेक्शन हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं जी. सेक्शन 55 जो लास्ट है इस चैप्टर का, असिस्टेंस टू रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस. दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन. ऑफ कोर्स इस बात फिर कहा गया था विद इन द इकोनॉमिक लिमिट्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स कहा गया था. जहां तक मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशंस रन करने वालों को एक हक नहीं है कि भाई हमको पैसे दे. अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार को लगता है कि भाई वो लोगों को आपको कोई सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट देना होगा. सो दिस अगर आपकी इंस्टीट्यूशंस को अप्लाई करना है, करेंगे, तो ये असिस्टेंस देना है या नहीं देना, या राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की एक पावर होती है, अथॉरिटी होती है. लेकिन द फैक्ट दैट देयर इज अ सेक्शन फॉर द असिस्टेंस is in itself is a statement that the state and central governments have to consider. There is a provision that's very important. थोड़ा हटकर, ये कानून से थोड़ा हटकर मैं एक बात करना चाहता हूँ. If you go back to PWD Act 1995, Section 56, in that act you go to Section 56, very clear provision. इसमें कहा गया the state and the central governments, उसमें कहा गया था appropriate governments, इसका मतलब ये state and central government shall run and maintain organizations for persons with severe disabilities. And then severe disability क्या है, उस एक्ट में डेफिनेशन डिफाइन नहीं किया, इसीलिए उसी सेक्शन में कहा गया severe disability means a person suffering a disability 80% or more. So state and central governments उस कानून के अंदर 80 and above persons with disability suffering from 80 and above have a right for institutions, schools कहिए या आप residential facilities कहिए, accommodations कहिए, जो भी होगा, under that act that was a mandate for the state and central governments. They were supposed to establish institutions for persons with severe disabilities, मतलब persons with disability more than 80%. Unfortunately, that provision is missing in RPWD Act 2016. Instead of that, probably the Section 55 is in some senses is a replacement of that section. जो state and central government की जिम्मेदारी थी 1995 Act के अंदर, वो जिम्मेदारी को थोड़ा बदल कर perhaps इसको कहा गया भाई आप पैसा दे दो सेंट्रल दो फॉर प्राइवेट पीपल टू रन इंस्टीट्यूशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को आप पैसा दो जितना हो सकते उतना.
in some senses, if you critically look at it, it's a paradigm shift. Whereas in 1995 Act, state and central governments were mandated. It was a mandate for them. Of course, the mandate was only for severe disabilities. Lekin that mandate is completely absent. And if you see it in PWD Act, that was a separate chapter. Chapter 11. Only one section. That was section 56. That state and central governments will run institutions for persons with severe disabilities. उस चैप्टर को बदल कर कन्वर्ट करके उसको बदल के इसी चैप्टर में एक सेक्शन बना दिया, section 55, and then they said central and the appropriate government shall provide financial assistance for institution. And to me personally, this is a great departure. A great departure. Somehow the state is now shirking its responsibility, ideally, because it means you select and you give some money whenever you want, otherwise you don't give money. Ideally that section, that particular chapter should have been retained here. And it's unfortunate that we haven't spoken about it, partly again because there are stakes here. The stakes are that once government steps back, private institutions think it is good, then we are occupying that space. Then usually the private organizations, particularly non-governmental organizations, don't like to make a noise about things of this kind because they think that they benefit anyway. The government, the schools and hostels and residential facilities, government used to run, and now we will get that money. But what really happens on the ground is government is not ready to spend money in the first place. Neither the government spends nor it gives to the organization. Of course, depending on the government in power, party in power, they might shell out a few thousand rupees, a few crore rupees to institutions they like. But that always goes unaccounted. It is always good for, of course, how bad, they may be bad at times, but it's always good to promote state-run institutions because the citizens will have a right over the functioning of those institutions. But when the same institutions are run by the private, I don't think we will have the same legitimate rights. It somehow becomes a charity. Then it is not a right. That's an important paradigm shift in this chapter. बिल्कुल. तो थैंक यू सो मच अन्नावरम सर. इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया. ये चैप्टर कंप्लीटली उन लोगों के लिए था जो इंस्टीट्यूट रन करते हैं. तो काफी कुछ नया सीखने को मिला. अगला जो चैप्टर 10 होने वाला वो सर्टिफिकेशन के ऊपर होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी और चैप्टर 10 को डिस्कस करेंगे. बहरहाल आज दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. बाय बाय. थैंक यू. Brought to you by Savlon Swasth India Mission. 1. सही आदतें. Keep yourself protected with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. 2. Right mask in the right way. Choose a mask which is FFP2 or N95 standard. Wear a mask such that it properly covers your nose and mouth. 3. सिर्फ पानी काफी नहीं है. Wash your hands frequently with hand wash and water. Just water is not enough.